नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। आप सभी देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर हमारे सामने विधि विशेषज्ञ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय डीन फैकल्टी ऑफ लॉ प्रोफेसर MP सिंह। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट में 2022 के एक मानहानि के मामले में केस में जिसकी सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह कर रहे थे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर एक टिप्पणी की है, काफ़ी तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक सच्चा भारतीय इस तरह की टिप्पणी, इस तरह का बयान सोशल मीडिया पर कभी नहीं दे सकता है जैसा राहुल गांधी ने दिया है। हालांकि इस पूरे केस में जिसकी सुनवाई चल रही थी उसमें न्यायाधीशों ने राहुल गांधी को बड़ी राहत भी दी है। लखनऊ बेंच में जो सुनवाई चल रही थी उस पर स्टे दिया है और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। लेकिन जो टिप्पणी की गई उनके बयान को लेकर के, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चीन को लेकर के, चीन के भारत में घुसपैठ को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया था उस पर ये टिप्पणी आई है। दो तीन चीज़ें प्रमुख हैं जिसमें कि न्यायाधीश ने कहा है कि राहुल गांधी को ये कैसे मालूम कि 2000 किलोमीटर तक चीन घुस आया है भारत के अंदर। ये काफ़ी संवेदनशील मामला है। ऐसे मुद्दे, ऐसे मसलों पर सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर कोई बयान एक बड़ी पार्टी, एक के नेता को नहीं देना चाहिए। लेकिन इस टिप्पणी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उनके जो मीडिया के प्रवक्ता हैं और बाकी पूरी उनकी भक्तों की टोली राहुल गांधी पर उनकी भारतीयता को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के, राष्ट्रभक्ति को लेकर के तमाम टिप्पणियां करने लगे। हम ये जानना चाहेंगे सर आपसे कि ये जो टिप्पणी हुई है क्या ये उचित थी? सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए थी? संवैधानिक मामला है, सुप्रीम कोर्ट इस तरह की टिप्पणी, आखिर पॉलिटिकल पार्टीज या नेता अपनी बात सरकार से सवाल कैसे पूछेंगे, क्या करेंगे? चतुर्वेदी जी, आपने आज एक बड़ा महत्वपूर्ण और एक अत्यंत दुखद और न्यायपालिका में पिछले 10-11 साल में खास तौर से व्याप्त एक गंभीर गिरावट की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। हम आपको इसके लिए धन्यवाद देंगे और दर्शकों को भी नमस्कार। पहली बात तो हम ये स्पष्ट कर दें जी कि ये संवैधानिक मामला था ही नहीं जो इस बेंच के सामने गया था। यह एक आपराधिक मानहानि का केस था जी इसमें संवैधानिक मामला नहीं था। लेकिन इससे संविधान जुड़ भी जाता है, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी किया जी वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में विचार और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है।
इसलिए परोक्ष रूप से आप इसे संवैधानिक मामला भी कह सकते हैं। इसके पहले मैं 2-3 छोटे छोटे वाक्य आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, भारतीय संविधान का एक मूलभूत अवधारणा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। जी तो व्यक्ति या नागरिक भारतवर्ष में जब हर तरफ से अन्याय झेल रहा होता है जी तो उसको उच्चतम न्यायालय के रूप में एक टिमटिमाता हुआ दीपक से उम्मीद होती है कि हम वहाँ जाएंगे तो हमको न्याय मिलेगा। ये एक प्रकार की प्रजातांत्रिक आस्था है न्याय के प्रति, जी जो हर प्रजातंत्र में होना चाहिए। हम तो प्रजातंत्र शब्द के खिलाफ हैं, क्योंकि प्रजा तो राजतंत्र में होता है। हम इसको जनतंत्र या गणतंत्र कहना चाहते हैं। मैंने ये तय कर लिया है, क्योंकि प्रजा तो राजतंत्र में होता है, राजा और प्रजा। और संवैधानिक प्रजातंत्रों में एक राज्य होता है, उसका नागरिक होता है, प्रजा नहीं होती। और एक और संविधान के प्रमुख अवधारणा या संवैधानिक नैतिकता है सेपरेशन ऑफ पावर। जो 3 प्रमुख संस्थाएं हैं संवैधानिक, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों स्वायत्त शासी और इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। जस्टिस बंद करें। 25 अप्रैल 2025 को इसी दीपांकर दत्ता ने एक सावरकर के मामले में, वो भी राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस था, जी वहाँ उन्होंने कह दिया कि वीर सावरकर एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। जी हम उस महान स्वतंत्रता सेनानी का अपमान नहीं सहेंगे और अगर आप उनके बारे में दोबारा ऐसा करेंगे तो हम स्वतः संज्ञान लेकर आपको सजा दे देंगे। आप जानते हैं कि 11 बार माफ़ी मांगने के बाद जब सावरकर पेंशन के साथ जेल से छूटे, 60 रुपया माहवारी पेंशन थी, तो उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का घोर विरोध किया। वो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, सूचना पहुंचाते थे, यहाँ तक कि सुभाष बाबू के इंडियन नेशनल आर्मी में जाने से उन्होंने भारतीयों को मना किया और उन्होंने कहा कि आप अंग्रेज सेना को ज्वाइन करिए। अब पता नहीं किस आधार पर एक खास पॉलिटिकल पार्टी और उनके मदर ऑर्गेनाइजेशन के लोग उनको वीर सावरकर कहते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह से लेकर अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आज़ाद, हमें नहीं याद है कि किसी ने माफ़ी मांगा ब्रिटिश गवर्नमेंट से।
माफी मांगते तो उनको फांसी क्यों होती? न नेहरू ने मांगा, न पटेल ने मांगा, न मौलाना आज़ाद ने मांगा, किसी ने नहीं मांगा। खैर, तो और एक फोटो आजकल सोशल मीडिया पर चल रही है जिसमें दीपांकर दत्ता बॉम्बे में या मुंबई में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ बीच में खड़ा होकर मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रहे। इसका अर्थ ये हुआ कि इनका एक खास राजनैतिक विचारधारा के प्रति लगाव या झुकाव है। तो अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का झुकाव एक खास विचारधारा के प्रति हो जाएगा तो न वो संविधान की रक्षा कर सकते जिसके वो कस्टोडियन है, संरक्षक है, न सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन पालन की जा सकती है और न न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। इसका नतीजा ये होगा कि आने वाले दिनों में आम नागरिकों की श्रद्धा और आस्था उच्चतम न्यायालय के प्रति बढ़ती जाएगी। हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के प्रति अब कोई आस्था यहाँ रही नहीं, जिस तरह का व्यवहार हाई कोर्ट के जजेस लगातार कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं आपके मूल प्रश्न पर। एक तो डिफेमेशन के केस में जस्टिस दत्ता के पास ये क्षेत्राधिकार ही नहीं था, क्योंकि 19(1)(a) पर जो परिसीमन है अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 2 में, उसमें कुछ आधार दिए गए हैं जिन परिस्थितियों में ही अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। एक तो सोवरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, संप्रभुता और अखंडता। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की रक्षा करना, सुरक्षित रखना, संचालन करना। इसके बाद लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, नैतिकता। इन्हीं आधार पर उस पर रोक लगाई जा सकती। और राहुल गांधी ने जो बयान दिया, एक तो वो श्रीवास्तव जी ने जो उन्होंने मुकदमा किया है वो प्रॉपर आर्मी के हैं भी नहीं, वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए। हमें नहीं उम्मीद है कि उन्होंने जीवन में कोई लड़ाई लड़ी होगी, चाहे चीन से, पाकिस्तान से, किसी से भी। खैर, वो एक अनायास हमारे मुंह से निकल गया। अब दीपांकर दत्ता की बेंच को डिसाइड केवल ये करना था कि जो मानहानि का मुकदमा चलाया जा रहा है क्या उस एफआईआर को खारिज कर दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नहीं किया राहुल गांधी की अपील पर, या उस पर आगे सुनवाई किया जाए, या अगर मानहानि इन्होंने किया है तो इनको सजा दिया जाए और केस को लौटा दिया जाए लोअर कोर्ट में फिर से सुनवाई के लिए। इतनी उनको क्षेत्राधिकार था। लेकिन वो अपने राजनीतिक लगाव या प्रतिबद्धता से भाव विभोर हो गए। उनको ये सब कमेंट
करने का अधिकार ही नहीं था इस मुकदमे की सुनवाई में। आपको ये देखना था कि जो अनुच्छेद 19 उप अनुच्छेद 2 में ग्राउंड्स दिए हैं, जी क्या वो ग्राउंड्स यहाँ हैं? उनके विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं? अगर आप अपने क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे थे तब भी आपको ये देखना चाहिए था। जी जी या तो डिफेमेशन पे तो आप सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर ही नहीं रहे थे, आप तो स्टे पर सुनवाई कर रहे थे, या एफआईआर को खारिज करने पर सुनवाई कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ ऑन मेरिट्स तो फैसला कर नहीं सकती। जैसे गुजरात का आप केस याद करिए, जी तो जस्टिस बी.आर. गवई ने स्टे कर दिया कन्विक्शन को। उन्होंने डिफेमेशन पे कोई गुण दोष के आधार पे फैसला नहीं दिया। अब वो केस फिर लोअर कोर्ट से चलेगा गुजरात में। एक तो ये बात। अब उन्होंने कुछ अद्भुत अवधारणाओं का आविष्कार किया, जैसे ट्रू इंडियन, जी वास्तविक भारतीय, सच्चा भारतीय। हाँ न तो भारतीय संविधान में न भारत के किसी कानून में ट्रू इंडियन कहीं पारिभाषित है। अब या तो इनको कोई स्वप्न वगैरह देखे ट्रू इंडियन का, या कोई भूत प्रेत आया हो। भाई एक इंडियन है, इंडियन इंडियन है। जी ट्रू इंडियन माने क्या? हमको लगता है इनके मन में ये है कि जो व्यक्ति देवेंद्र फडणवीस एक नाथ शिंदे के संग फोटो न खिंचवाए, जो सावरकर को महान स्वतंत्रता सेनानी न माने, वो ट्रू इंडियन है ही नहीं इनके हिसाब से। और इनको उस पर फैसला ही नहीं देना था कि कौन इंडियन है, कौन ट्रू इंडियन है, कौन फॉल्स इंडियन है। ये तो मसला ही नहीं था। अब मसला ही नहीं था। ये मतलब भावावेश में आ गए। ये अपने अंदर छिपी हुई सांप्रदायिकता पर नियंत्रण नहीं रख पाए। इसका एक और खतरनाक पहलू है, इसका मतलब कि भारतीय न्यायपालिका का सांप्रदायिकरण भी इस सरकार ने कर दिया। हाँ कहा जा सकता है, क्योंकि जो उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, ताज़ा उदाहरण दत्ता साहब का है ही है। नहीं, शेखर कुमार यादव, शेखर इलाहाबाद कुमार, हाई कोर्ट, शेखर कुमार और यादव वो है। बनर्जी जो कलकत्ता हाई कोर्ट से इस्तीफा देके एमपी हुआ है, वो लगातार ममता बनर्जी को परेशान कर रहा था सांप्रदायिक आधार पर। या डी.वाई. चंद्रचूड़, जी वही मैं कहने जा रहा था। कथा वथा सुना के जी पहले तो 8 महीना बंगला नहीं छोड़े, अब एक मर्सिडीज कार 1 करोड़ की खरीदे हैं तो उनको वीआईपी नंबर चाहिए। जी और वो रिटायर्ड हैं, उसकी चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को लिखवा दिए। और रंजन गोगोई को आप जानते ही हैं, एक सांप्रदायिक फैसला देकर वो राज्यसभा के सदस्य हो गए। अब भगवान जाने दीपांकर दत्ता रिटायर होंगे 30 में, तो हमें लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट की नौकरी छोड़कर राज्यसभा वगैरह तो लेंगे नहीं। हमको लगता है कि उनकी सांप्रदायिकता छलक गई, उसको वो रोक नहीं पाए, और वो न्यायपालिका के वैभवशाली और गौरवशाली परंपरा को बिल्कुल उन्होंने परित्याग कर दिया सांप्रदायिक उन्माद में, और ये बोल पड़े। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आपके पास क्या प्रमाण है कि चीन ने हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है।
अरे भाई, ये बात लद्दाख की एसपी ने एक सेमिनार में दिल्ली में कहा कि हमारे 25 में से हम लोग केवल 16 चौकियों तक जा पा रहे हैं। जी। और इसके बाद सोनम वांगचुक जब दिल्ली आए, हाँ। उन्होंने कहा 4000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा किया है। वांचुक तो वहाँ लंबे समय तक अरे वो एमपी भी थे जी। पिछले टर्म में। हाँ, और राहुल गांधी खुद लद्दाख गए थे। लद्दाख गए, गलवान गए। वहाँ चरवाहों ने कहा कि साहब हम अपने मवेशियों को चरा नहीं पा रहे हैं, सब चाइना ने कब्जा कर लिया। दूसरी बात चतुर्वेदी जी ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ही बैठे बैठे वो गूगल या ग्रोक से पूछ लेते कि क्या चाइना ने हमारी कोई जमीन पे अवैध कब्जा किया है, बिल्कुल। एक क्षण में उनको उत्तर मिल जाता। तो उन्होंने, मैं आदर के साथ कह रहा हूँ, मतलब आदर एक औपचारिकता है, दिल से नहीं आदर है मेरी ऐसे न्यायाधीशों के प्रति, एक औपचारिकता है। लॉ के स्टूडेंट और वकीलों को ऑनरेबल कहना पड़ता है, एक परंपरा है, चाहे वो ऑनरेबल हो या न हो। लेकिन सुप्रीम कोई भी जज है तो जज का सम्मान तो आम आदमी भी करता है, कुछ डर के भी करता है और वैसे भी आदमी करता है। नहीं, सम्मान न होने पर भी करता है। हाँ, ये एक औपचारिक परंपरा जी, जी, वही मैं ये कह रहा हूँ। अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, उसी का यहाँ निर्वहन हो रहा है। हाँ। क्योंकि हम गुलामी की मानसिकता से उबर नहीं पाए। हम 47 में स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन चेतना के धरातल पर अभी हम स्वतंत्र नहीं हैं। जी, 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 जी। ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा आपके पास क्या प्रमाण है? तो आपके पास क्या प्रमाण था कि चीन ने कब्जा नहीं किया है? सारी सैटेलाइट इमेजिंग आ रही हैं। भाजपा के ही अरुणाचल की एमपी ने कहा कि चीन ने गांव बसा लिया पूरा का पूरा जी। अरुणाचल में। और सारे डिफेंस एक्सपर्ट कर रहे हैं, सैटेलाइट इमेजरी है। तो आप चाहते तो एक नोटिस भारत सरकार को दे देते कि क्या वास्तव में चाइना ने हमारे किसी भूभाग पर कब्जा किया है। हाँ, ये इससे तो बहुत सारी चीजों का खुलासा भी हो जाता है, जिससे कि वो खुलासा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। खुलासा होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि आपको सोशल मीडिया और सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहिए। तो भाई संसद तो मुश्किल से 4 महीना चलती है। नहीं, 4 महीना भी नहीं, 4 महीना कहाँ, संसद के भीतर भी विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। उनका माइक बंद हो जाएगा, हल्ला गुल्ला होता है। हल्ला गुल्ला होगा। अब आप सोच लीजिए, पिछला 1 हफ्ता और 2 दिन इधर एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष, और सदन में लगातार जो है वो व्यवस्था दी जा रही है। और किरण रिजिजू जी जैसे मंत्री, हम नहीं सुनेंगे, नहीं चर्चा होने देंगे। तो एक्चुअली सदन में अव्यवस्था सरकार के पक्ष के लोग कर रहे हैं। जी, तो सदन में आप बोलने नहीं देंगे और सार्वजनिक बाहर आप बोलेंगे तो वो डिफेमेशन हो जाएगा, कंटेम्प्ट भी हो जाएगा। हाँ, कंटेम्प्ट हो जाएगा। हाँ, वो तो इसके बाद ये है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है जी। और मैं अदब के साथ कह रहा हूँ कि शायद उसका क्वालिफिकेशन भी दीपांकर दत्ता से ज़्यादा होगा। अगर मार्कशीट सब सर्टिफिकेट निकलवाया जाए, अगर इनके पास मोदी जी की तरह डिग्री ना हो दीपांकर दत्ता के पास, तो पढ़ा लिखा आदमी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो सवाल पूछेगा ही जी। वो इसीलिए चुना गया है। हाँ, और वो पोस्ट ही इसीलिए है, हाँ। सवाल करने के लिए सरकार से। तो आप जो हैं बहुत गलत आधार पर नेता विरोध पक्ष के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर अंकुश लगा रहे हैं, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जा रहे हैं। हमको थोड़ा जस्टिस BR गवई से भी दुख है। जैसे उन्होंने बेंच से एक जज को हटाकर SIR के केस में सूर्यकांत को ले आ दिया।
सूर्यकांत की फोटो प्रचारित हो रही है, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ खूब प्रसन्नता के साथ। वो सूर्यकांत हरियाणा के ही हैं, जी जी। तो वो भी अपना राजनीतिक झुकाव दिखा रहे हैं। और गवई ने उठाकर उस बेंच में सूर्यकांत को डाल दिया, जिन्होंने प्रोफेसर महमूदाबाद के साथ एक घोर अन्याय किया उनके एक फेसबुक पोस्ट पर। तो भारतीय प्रजातंत्र के एक, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि अन्य संस्थाओं के साथ साथ उच्चतम न्यायालय का भी इट इज बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दिस जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। यह इस न्यायिक संस्था के अंत का आरंभ है। अगर इस तरह के कमेंट्स को, इसमें कायदे से चीफ जस्टिस को हस्तक्षेप करना चाहिए। और जो 21 दिन के बाद सुनवाई होगी, हाँ। उसके बाद इस बेंच से जस्टिस दीपांकर दत्ता को हटा देना चाहिए, वरना ये हमारी न्यायिक व्यवस्था, प्रजातंत्र। नहीं, इस तरह से तो अब आप नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ तो आपने इतनी सारी टिप्पणी कर दी। हमारे प्रधानमंत्री क्या क्या बोलते रहते हैं सोशल सार्वजनिक स्थानों पर, वो मंगलसूत्र से लेकर के और तमाम नहीं, सारी गंभीर चीजें। सांप्रदायिक, हाँ, घृणा फैलाने वाला और गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल जी। करते हैं। तो आप सुई मोटू ले लीजिए उनके खिलाफ, कोई मुकदमा तो ये तो कर नहीं सकते। तो इसलिए हम चूंकि एक विधि के विद्यार्थी रहे हैं, जी जी। मैं अंत में केवल इसी शब्द से अंत करना चाहता हूँ कि न्यायपालिका के कुछ न्यायाधीशों और विशेषकर जस्टिस दीपांकर दत्ता के अवांछित न्यायिक व्यवहार से एक विधि के विद्यार्थी के नाते मैं अत्यंत दुखी हूँ। और देश के सारे अधिवक्तागण को, न्यायाधीशों को, विधि के विद्यार्थियों पर को इस अंत के प्रारंभ की स्थिति में गंभीर विचार करना चाहिए और इसके निराकरण के खिलाफ कुछ सख्त और मजबूत अभियान प्रारंभ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने बहुत विस्तार से इसके पूरे केस के मामले में और जो टिप्पणी की गई है उसका जो वो जो वैधानिक मामला बनता था उसके बारे में भी बताया कि ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर था और इस तरह की टिप्पणी उनको नहीं की जानी चाहिए थी। और ये एक निश्चित तौर पर, जैसा आपने बताया, एक गलत परंपरा की शुरुआत है। और नहीं, एक इसका उदाहरण आपको मैं बताऊं जी, इनकी पूरे भारतवर्ष में भयानक ट्रोलिंग हो रही है जी, दीपांकर दत्ता की। यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि इंडिया गठबंधन के सारे सदस्यों ने आज मीटिंग में हाँ। एक स्वर से इसकी निंदा किया जी है। हाँ, जी तो आप तो सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और पोलराइजेशन कर रहे हैं, जी, ध्रुवीकरण आप कर रहे हैं सांप्रदायिक आधार पर। तो ठीक बात नहीं है। इस तरह की गतिविधियां, जैसा आपने सर ने बताया, कि ये लोकतंत्र के लिए, और सबसे बड़ी चीज है कि इस तरह की जो टिप्पणियां आएंगी अगर, तो जो हम सब भारतीयों का, हर सारे नागरिकों की जो आस्था है, जो विश्वास है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, जैसी कि शुरुआत में ही सर ने बताया
कि आदमी हर तरफ से जब थक जाता है, कहीं से कोई उम्मीद नहीं रह जाती है, तब वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाता है कि वहाँ निश्चित तौर पर हमको न्याय मिलेगा। और चतुर्वेदी जी एक बात और सोचिए खतरनाक, जी कि हाई कोर्ट और निचली अदालतों को क्या संदेश उन्होंने दिया। उन अदालतों को भी इन्होंने गलत संदेश दिया और दिग्भ्रमित किया जी और उनके सांप्रदायिककरण का सूत्रपात किया। तो हम इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ इस वीडियो को आज यहीं इस चर्चा को समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। चीफ जस्टिस बी आर गवई इस पूरे मामले में निश्चित तौर पर हस्तक्षेप करें या कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। और कम से कम एक ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि न्यायालय सांप्रदायिकता से दूर रहे, राजनीति से दूर रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये वीडियो, आज की चर्चा यही समाप्त करता हूँ। आप सबसे इस अनुरोध के साथ कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने बहुमूल्य विचारों से हमको अवगत कराएंगे। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।